हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जीके जीएस स्टडी चैनल विद अंकिता। और हम देख रहे हैं फ्रेंड बिहार विद्यालय परीक्षा के लिए पेपर 1 एंड 2 शिक्षण कला दक्षता के लिए। और फ्रेंड हमारा जीके जीएस बिहार के लिए एक स्पेशल क्लास चल रही है, तो उसको भी ज्वाइन करिए आप। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और वो भी हमारा यूथ कंपटीशन की बुक है, तो आप ज़रूर देखें। और चलिए आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, अधिगम प्राकृति क्या है। ठीक है, अधिगम प्राकृतिक क्रिया क्या है, शिक्षार्थी का, शिक्षक का, व्यक्ति का या फिर जीवित प्राणी का। तो फ्रेंड जब इंसान जीवित रहेगा, जब जीवन रहेगा तभी तो आप अधिगम करेंगे, तभी कुछ सीखेंगे ना। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जीवित प्राणी का। और अधिगम हमारा जीवन पर्यंत या सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इन मतलब सभी व्यक्ति अपने अनुभवों के द्वारा सीखते हैं और सीखने से ही व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, तो कुछ खास नहीं था प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अधिगम प्रक्रिया का अंतः क्रिया घटक है उच्च स्तर सोच, ध्यान, स्मृति, ये सभी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये सभी। ठीक है, क्योंकि क्रिया का घटक अगर आपका उच्च स्तर की सोच नहीं बना पा रहे हैं तो आप अधिगम नहीं कर सकते। और ध्यान, अटेंशन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, स्मृति भी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण है सूझना, मतलब सूझ, समझ, विश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, ये सूचना नहीं सूचना है। ठीक है, तो प्रथम चरण फ्रेंड सूचना होती। जब तक हम सूचना नहीं केंद्र में लाएंगे तब तक हम कैसे, हमें संज्ञान होगा। जब तक हमें कोई सूचित नहीं करेगा तो फिर संज्ञान कैसे होगा, हमको कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सूचना जो है वो प्रथम चरण होता है संज्ञान का। ठीक है, जब आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुदेशनात्मक उद्देश्य है, विशिष्ट है, मापन योग्य है, केंद्रित क्रिया है या ये सभी है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये सभी है। और आप कहते हैं क्लासेस बहुत बड़ी होती है, तो बहुत बड़ी अब नहीं मिलेगी आपको, आपके अकॉर्डिंग ही मिलेगी। ठीक है, अगर आप 30 मिनट पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, 30 मिनट की ही क्लास मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अगर पसंद आ रहा हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए फ्रेंड। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत हुई थी हार्वर्ड विश्वविद्यालय से, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से, शिकागो विश्वविद्यालय से या ये सभी। ठीक है, या ये सभी। तो किससे हुई थी, तो शिकागो विश्वविद्यालय से ब्लूम के वर्गीकरण की शुरुआत हुई थी। और इसका निर्माण करता कौन है, तो आप जानते हैं बेंजामिन ब्लूम है। और कब किए थे, तो 1956 ईस्वी में। ठीक है, 1956 ईस्वी में इसको प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता है क्रिया केंद्रित, अन्योन्य क्रिया, समकक्ष सहयोग या उपरोक्त सभी। तो शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता है फ्रेंड, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्रिया केंद्रित तो है ही, समकक्ष मतलब सहयोग सामूहिक। ठीक है, और अन्योन्य क्रिया। ठीक है, अदर क्रियाएं भी होती हैं, तो ये सारी हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, आगमन विधि प्रोत्साहित करता है छात्र की भागीदारी, रुचि, करके सीखो या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल फ्रेंड, छात्र की भागीदारी तो होती ही है, मतलब छात्र को कुछ आता रहता है और कुछ सिखाया भी जाता है। तो ठीक है, ऑप्शन ए भी सही है। और रुचि, जब तक इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा तब तक आपको इनकरेज कैसे होंगे, अंदर से उत्साहित नहीं जगेगा तब तक भी नहीं हो सकता। और करके सीखो, तो ये तो होता ही है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ठीक है, तो छात्र की सहभागिता भी ज़रूरी है, इंटरेस्ट भी चाहिए, और आप जब कुछ करके सीखेंगे तो आप बेहतर ढंग से सीखेंगे। एकदम इजी प्रश्न था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल प्ले विधि की कमजोरी है ध्यान केंद्रण का अभाव, नीरस विधि, अधिगम प्रक्रिया की गतिविधि या फिर समय का क्षय। तो रोल प्ले विधि की कमजोरी क्या है फ्रेंड,
ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ध्यान केंद्रण का अभाव है। अच्छा, ये क्यों है इसको भी देखिए आप। तो रोल प्ले विधि की कमजोरियों में से एक ध्यान केंद्रण का अभाव से है। छात्र को एक व्यक्ति या चरित्र का अभिनय करना होता है। यह एक ऐसी गतिविधि है जिसे अक्सर विभिन्न प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए कक्षाओं में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाठ योजना निर्धारित करता है अधिगम उद्देश्य को, विद्यालय का उद्देश्य, प्रधानाध्यापक का उद्देश्य या फिर प्रबंधक निकाय का उद्देश्य। तो पाठ योजना फ्रेंड किस लिए होता है, योजना किस लिए बनाई जाती है, इसीलिए कि बच्चे कुछ सीखें, ठीक है। सीखने से, तो सीखने का मतलब अधिगम का उद्देश्य, मात्र एक ही उद्देश्य होता है, अधिगम का उद्देश्य, ठीक है। बाकी सब उसी के अंदर आ जाता है, उसी के थ्रू। आगे देखेंगे। और 10th नंबर का क्वेश्चन है, 5E मॉडल विकसित हुआ था व्यवहार के लिए, रचनावाद के लिए या क्लासिकल कंडीशन के लिए या प्रगतिवाद के लिए। तो प्रगतिवाद के लिए तो नहीं, तो फ्रेंड है रचनात्मक कौशल के लिए या रचनात्मकतावाद के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत है शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना या छात्रों की क्षमता का विकास करना या छात्रों के पृष्ठपोषण कौशल का विकास करना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। तो सूक्ष्म शिक्षण किसके लिए होता है, शिक्षकों के लिए होता है, मतलब कम समय में कितने बेहतर ढंग से वो समझा सकते हैं, आपका अपने कौशल को बाहर ला सकते हैं, आपको बता सकते हैं, यही तो है सूक्ष्म शिक्षण। आपने पढ़ा भी होगा बीएड बीटीसी में, अगर किया होगा तो, ठीक है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदेशन प्रदान किया जाता है कक्षा के अंदर, प्रार्थना स्थल पर, सर्वत्र या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अनुदेशन प्रदान किया जाता है, तो सबसे पहले जानिए अनुदेशन होता क्या है। तो फ्रेंड अनुदेशन जो है वो, अनुदेशन का अर्थ क्या होता है, अनुदेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कक्षा की जो स्थिति है, अगर मान लीजिए कोई भी विषय को आप पढ़ा रहे हैं तो उसका एक सटीक ज्ञान दें, ठीक है, एक सटीक ज्ञान पहुँचाएँ, तो इसे ही अनुदेशन कहते हैं। और ये बहुत ही पुरानी अवधारणा है, ठीक है, अनुदेशन। तो अनुदेशन प्रदान किया जाता है, किस लिए प्रदान किया जाता है, प्रार्थना स्थल, सर्वत्र या फिर कक्षा के अंदर। तो प्रार्थना स्थल पर नहीं, ना ही सब जगह, आपको सिर्फ कक्षा के अंदर अनुदेशन प्रदान करना है, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 13 नंबर का, अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है अंकन प्रक्रिया, अंकन अर्थापन प्रक्रिया, और ऑप्शन ए और बी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अंतःक्रिया क्या है फ्रेंड, तो अंतःक्रिया अंकन की प्रक्रिया तो होती ही है, ठीक है। आप पहले ये अंतःक्रिया के अंतर्गत आती है, आप पहले देखेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसके बाद अंकन देंगे। तो मतलब आप आंतरिक सीखे हुए कार्य को देख रहे हैं ना, अंकन अर्थापन प्रक्रिया। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए और बी दोनों होगा और यही राइट आंसर है, आप देख सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए कि छात्रों के सांस्कृतिक अंतर की उपेक्षा करें या संस्कृति से संबंधित छात्रों को बढ़ावा दें या सभी संस्कृतियों को सम्मान एवं महत्व दें। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। समावेशी का मतलब क्या होता है कि सभी को एक साथ, मतलब उसमें हर वर्ग के छात्र होते हैं, ईसाई, मुस्लिम और क्या कहते हैं, सिख, हिंदू, सभी जो है मिलकर उसमें सभी संस्कृतियों को सम्मान एवं महत्व दिया जाता है। जब सब टाइप के बच्चे होंगे सभी वर्ग के, तो सारी संस्कृतियाँ भी होगी और सबको सम्मान और महत्व भी मिलेगा, इसे ही कहते हैं समावेशी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है शिक्षा का उद्देश्य, विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण,
न्यास एवं रचना या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय का उद्देश्य है। तो ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए, खेल प्रदान करने के लिए, ए और बी दोनों। तो पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है? ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए, ठीक है, या खेल प्रदान करने के लिए। क्यों है भाई? खेल तो हम, वो खेल का पीरियड होता है, हम खेलते हैं, अलग बात है, वो तो मनोरंजन के थ्रू आता है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा इंटरटेन भी करना होता है। लेकिन हम पुस्तकालय में इसीलिए जाते हैं, पढ़ने के लिए, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सूचना के लिए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, खेलने के लिए नहीं होता है। खेलने के लिए तो वो विद्यालय का अलग पीरियड है, वहाँ हम खेलते हैं। ठीक, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। प्रभावी शिक्षक है जो कक्षा पर नियंत्रण करता है, जो सीमित अवधि में जानकारी प्रदान करता है, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो भाई अगर प्रेरित नहीं कर पाएंगे, अपना प्रभाव बच्चों पर नहीं छोड़ पाएंगे, तो क्या मतलब होगा? ठीक है, तो आप एक अच्छे शिक्षक हैं, ज्ञानी हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप उससे भी बेहतर तभी बन पाएंगे जब आप अपना इम्प्रेशन बच्चों पर छोड़ पाएंगे, या बच्चों को इफेक्टिव बना पाएंगे, प्रेरित कर पाएंगे, मोटिवेशन दे पाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह अपने सहयोगियों से अधिक योग्य हो, छात्रों से सम्मान पाकर, या फिर उच्च अधिकारियों से काफ़ी गरीब हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई सहयोगियों से अधिक योग्य, ये तो कोई बात नहीं है। क्या आप आपके सहयोगी हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके माता पिता हैं, या आपके रिलेशन में कोई हो सकता है, क्या आप उनसे अगर अधिक योग्य हो जाएंगे तो अपने बच्चों से मतलब एक आनंद ले पाएंगे, अपने पेशे का आनंद ले पाएंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उच्च अधिकारियों से काफ़ी गरीब हूँ, गरीब होकर सम्मान लेना है, तो ऐसा भी नहीं है। आप जो है, आप आनंद तभी उठा पाएंगे, आप आनंद तभी उठा पाएंगे जब आपको कोई रिस्पेक्ट देगा। ठीक है, जब आपको रिस्पेक्ट देगा, और आप रिस्पेक्ट कैसे देगा? जब आप रिस्पेक्ट के लायक होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, छात्रों का सम्मान पाकर। यहाँ पे सहयोगियों का कोई मतलब नहीं, और गरीब होने का भी कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, उच्चतम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? अवबोध, चिंतन, स्मृति, या मूल्यांकन? तो फ्रेंड अवबोध स्तर तक। ठीक है, अवबोध स्तर तक, मतलब आप अगर उच्च शिक्षा को मतलब उच्चतम का मतलब ये है यहाँ पे एक उच्च का मतलब ये है कि जितना आपको ज्ञान है, अवबोध है। ठीक है, तो न्यूनतम ढंग से किस स्तर पर शिक्षण करना चाहिए? जहाँ तक आपका ज्ञान है, जहाँ तक मतलब जिस ऊंचाई तक आपका ज्ञान है, अगर आप उससे बाहर बता रहे हैं जहाँ तक आपका ज्ञान नहीं है, तो फिर ये आपके उत्तम शिक्षक या आपका बेहतर शिक्षण नहीं कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप कक्षा 7 के टीचर हैं, और बता आप 10th के रहे हैं, 8 के रहे हैं, तो अगर आपको वहाँ का नॉलेज ही नहीं है, तो फिर कैसे उत्तम होगा? ठीक है, तो न्यूनतम ढंग से मतलब आपका जहाँ पे जो शिखर है, जहाँ तक ज्ञान का आपके अवबोध है, वहीं तक बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया है मात्रात्मक, गुणात्मक, उपरोक्त, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मूल्यांकन फ्रेंड मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक, इस हिसाब से ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है शिक्षण का अनुभव, अभिभावक का अनुभव, शिक्षक का, या फिर अधिगम का अनुभव। तो क्या हो सकता है प्रश्न का उत्तर? ठीक है, शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग अधिगम का अनुभव है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्योंकि ये जो त्रिकोण अधिगम होते हैं, मतलब इनका है, एक सेकंड, ये त्रिकोण है, चलिए ठीक है, हम 3 कोण बना दिए आपके लिए। और ये है शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य, और ये है अधिगम का अनुभव। यहाँ पे अधिगम का अनुभव हो रहा है आपको,
अधिगम अनुभव, ठीक है। और यहाँ पे है मूल्यांकन, ठीक है। ये शिक्षक का उद्देश्य हो गया, फिर आप अनुभव कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे है आपका मूल्यांकन, ठीक है। पहले शिक्षक शैक्षिक उद्देश्य होगा, फिर आप अनुभव कर पाएंगे शिक्षण का, उसके बाद ही तो मूल्यांकन होगा। तो अधिगम अनुभव की वह प्रक्रिया है फ्रेंड जिसमें छात्र सीखते हैं, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपसे पूछ ले त्रिकोण का भाग कौन सा नहीं है, तो यही 3 कोण के भाग हैं, ठीक है। इसमें से एक दे देगा जो नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन भूमिका अदा करता है शिक्षण में, पाठचर्या में, परीक्षण में या उपरोक्त सभी। तो शिक्षण तो होता ही है, पाठचर्या भी, परीक्षण भी होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या का सिद्धांत आधारित है विषय वस्तु पर, गतिविधि पर, छात्र पर या उपरोक्त सभी। तो पाठचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? उपरोक्त सभी पर, ठीक है। विषय वस्तु होता है भाई, छात्र तो होंगे तभी तो सारा कार्य होगा पाठचर्या का, और गतिविधि मतलब एक्टिविटी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी IMP, और कोई ऐसा परीक्षा रहा होगा जहाँ पे यह पूछा नहीं गया होगा, ठीक है, BPSC के। शिक्षा बिना बोझ के किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर कोठारी, TS कोठारी, प्रोफेसर यशपाल, कस्तूरी रंगन या फिर मुदालियर। तो फ्रेंड प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशपाल द्वारा, ठीक है। उन्होंने 1992 से 93 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के लिए एक रिपोर्ट लिखी, और उनमें शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए कई सुझाव दिए, और जिसमें ये सुझाव दिया कि छात्रों पर बोझ कम करना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का सामाजिकरण शुरू होता है समाज, परिवार, माँ, विद्यालय। तो फ्रेंड प्राथमिकता कहाँ से होती है, पहल कहाँ से होती है बच्चों के सामाजिकरण की? परिवार से होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, प्रक्रिया जो बच्चा को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है, ठीक है, यहाँ बच्चों होना चाहिए, जो बच्चों को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है। तो परिणति, संस्कृतिकरण, सामाजिकरण या उपरोक्त सभी। तो सामाजिक रूप से अनुकूल, आंसर ही इन्होंने दे दिया है, सामाजिक रूप से अनुकूल तो सामाजिकरण ही कहलाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ठीक है। तो अच्छे छात्र वह होते हैं जो, अच्छे छात्र वह होते हैं जो, यहाँ पे क्वेश्चन है। और आगे चलते हैं हम आंसर की तरफ। चलिए, आंसर और क्वेश्चन दोनों दिख रहा है, अब आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तो अच्छे छात्र होते हैं जो हमेशा सीखना चाहते हैं, जो हमेशा अच्छा परिणाम लाते हैं, जो हमेशा आत्मविश्वास से युक्त होते हैं। तो फ्रेंड अच्छा परिणाम लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, जो हमेशा आत्मविश्वास से युक्त है, तो कोई भी नहीं होता कि उसपे 24 घंटे आत्मविश्वास सवार हो, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा मोड तो आता ही है जहाँ पे थोड़ा डिसबैलेंस इंसान होता है। अच्छे छात्र वे होते हैं जो हमेशा सीखना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने सीखा नहीं, आपने लर्न किया, खूब पढ़ा, रोड लर्निंग की और अच्छा परिणाम ला दिया, तो क्या है अच्छा, खैर ये आजकल तो मार्क्स को ही प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन क्या ये अच्छे परिणाम लाने वाले छात्र को आप अच्छा कह सकते हैं? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। आप सीखना चाह रहे हैं, सीखने के लिए प्रेरित हैं, आप नहीं सीख पा रहे हैं, वो अलग मैटर है आपका, वो अलग वजह होगी आपकी, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। छात्र सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं करके, सुन के, पढ़कर या लिखकर। तो फ्रेंड करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तुओं का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए, रुचि को प्रोत्साहित करता है, जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, भागीदारी बढ़ाता है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्रेंड, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है।
इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये जीके से क्वेश्चन है आपका। गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा थी भोजपुरी, गाड, पाली, संस्कृत। तो पाली थी फ्रेंड। और जीके जीएस के लिए यूथ कंपटीशन की सॉल्व बुक करा रहे हैं फ्रेंड, आप उसको भी देखिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको ऐसे क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं और चलिए थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। तो आपको पता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जन्म इनका कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। और मान लीजिए पूछ लिया गया कपिल वस्तु है कहाँ पे, तो ये नेपाल में है। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और गौतम बुद्ध के पिता और माता कौन थे? तो पिता इनके शुद्धोधन, माता महामाया थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन किस भाषा में दिया? आपने देखा ही, पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, और जिसमें बौद्ध धर्मों के ग्रंथों में चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इनकी मृत्यु कब हुई? 483 ईस्वी में। और कहाँ पे हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कुशीनगर में हुई। ठीक है, और जिसे क्या कहते हैं? जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं या महानिर्वाण कहते हैं। निर्वाण का मतलब एक शरीर छोड़ के दूसरी शरीर धारण करना। ठीक है, तो इन्होंने अपना प्राण कहाँ छोड़ा था? कुशीनगर में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, अगर पसंद आ रहा हो तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राम का पुल या राम सेतु निम्नलिखित में से किस जल मध्य डमरू में स्थित है? तो बेरिंग, पाक जल डमरू मध्य, या फिर कुक स्ट्रेट, या तेब्राउ जल मध्य डमरू में। तो फ्रेंड पाक जल मध्य डमरू में। ठीक है, ऑप्शन बी, यहीं पर राम सेतु पुल का निर्माण हुआ था। और आपने रामायण देखा होगा तो आपको पूरा ज्ञात होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मार्च 2020, अब ये 20 में हो सकता है क्वेश्चन आया हो। तो मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में किस क्षेत्र की वृद्धि सकारात्मक रही? बिजली, स्टील, कोयला, पेट्रोलियम, किसकी रही? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, कोयला। और हम आपको बता दें अगले क्वेश्चन का आंसर, मतलब ये राम सेतु, ये जो पाक दे दिया गया है, तो ये पाक का मतलब पाकिस्तान नहीं है यहाँ पे, इसको ध्यान रखिएगा। पाक जल मध्य डमरू का मतलब ये है कि ये श्रीलंका और पाक का मतलब भारत। ठीक है, श्रीलंका और भारत के मध्य ये बनाया गया था पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, पाकिस्तान मत समझिएगा, क्योंकि लंका ही तो ले गया था सीता को रावण ने, तो लंका ले गया था, तो फिर ये रास्ता भी वो जाने का बना था, जो समुद्र का पर पुल बना था, उसी को राम सेतु कहते हैं। ठीक, तो उसी को राम सेतु कहते हैं। और ये पाक जल क्या है? पाक जल डमरू मध्य, ये कहाँ पे है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, बीच नहीं है, मतलब एक रास्ता बनाया गया था, पुल बनाया गया था। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि पाक से लोग यही सोचेंगे ना, पाक तो पाकिस्तान को भी कहते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस वर्ष हुए थे फ्रेंड? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1912 में। ठीक है, बिहार और उड़ीसा ये अलग हो गए थे और एक अलग अलग प्रांत का निर्माण हुआ था। ठीक है, 1912 में। और 36 की बात करते हैं, जैसे 1936 में क्या हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार और उड़ीसा आपस से अलग हो गए थे। ये अलग तो उसी टाइम हो गए थे, मतलब 1 अप्रैल 1936 को, लेकिन अलग प्रांत कब बन गए थे ये? तो ये 1911 में, इसको ध्यान रखिएगा। और झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो झारखंड फ्रेंड 2000 में बिहार से अलग हुआ था, एक नया राज्य बन गया था। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। पटना मरीन ड्राइव बिहार का थेम्स पंथ संस्करण एवं एक्सप्रेसवे जो डैश के साथ चलता है? गंगा नदी, यमुना नदी, बागमती नदी, या फिर कोसी नदी? तो फ्रेंड गंगा नदी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड, हम आ चुके हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक मतलब स्मॉग के कारण के लिए जिम्मेदार हैं? भस्मक, वाहनों से उत्सर्जन, भस्मक और वाहनों से उत्सर्जन दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड दोनों ही हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुनर्नवीनीकरण कागज को खाद्य कंटेनरों में उपयोग के लिए प्रतिबंधित क्यों किया गया? क्योंकि यह बहुत सी जगह बनाता है, क्योंकि संदूषण प्रयोग पैदा करता है, क्योंकि कागज का उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है, क्योंकि कागज बहुत मोटा है और खाद्य कंटेनरों को ढक नहीं सकता। तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि यह संदूषण पैदा करता है। ठीक है, संदूषण, प्रदूषण तो आपने सुना है, संदूषण का मतलब ये है, ठीक है, दुर्गंध जैसी कहते नहीं स्मेल आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं संदूषण में। प्रदूषण संदूषण एक ही बात है। आगे देखिए, बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कहलाती है वनों की कटाई, वनीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई क्या कहलाती है फ्रेंड? वनों की कटाई कहलाएगी ना। अगर कटाई कर रहे हैं तो वनों की कटाई कहलाएगी। वनीकरण का मतलब पेड़ लगाना होता है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो है, मीथेन, ये भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो फ्रेंड कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, बल्कि ये तीनों हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड मध्य प्रदेश। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना सैनिक स्कूल, अगर सेना जो है क्या कहलाते हैं? सैनिक कहलाते हैं, या सैनिक को सेना कहते हैं। तो स्कूल में कौन होते हैं? ठीक है, तो स्कूल में आपको क्या मिलेंगे? स्कूल का संबंध किससे होगा? विद्यार्थी से। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भाई स्कूल में प्रधानाध्यापक भी होते हैं, अध्यापक भी होते हैं, चपरासी भी होते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है? विद्यार्थी। विद्यार्थी ज़्यादातर स्कूल शब्द का प्रयोग करते हैं, बस ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इस टाइप के प्रश्न 1 या 2 बनते हैं फ्रेंड, तो ऐसे प्रश्नों का रिवीजन आप कर लीजिएगा। और एक क्लासेस हम ले आएंगे आपके लिए, और जिसमें ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको हम स्किप कर रहे हैं, और ये लास्ट ही क्वेश्चन समझिए। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कराइए चैनल को। आपके लिए बेहतर कंटेंट लाए जाएंगे और आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग चलाया जाएगा सेशन। आप जो भी बुक कहेंगे, जैसे भी कहेंगे, या प्रैक्टिस सेट करना चाहेंगे MCQs वे में, तो आपके लिए उपस्थित कराए जाएंगे फ्रेंड। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।